हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन। आप लोग को पता है कि रिवीजन सेशन चल रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड टॉपिक आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी PCS एग्ज़ाम हुआ है, ये सभी में क्वेश्चन जो पूछा है वो आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डायरेक्ट, क्योंकि BPSC में एग्ज़ाम जो होता है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो उसी में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। खासकर जो PCSC हो गया या UPSC लेवल से जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, IAS अप्रैल 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व, देखिए न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बताइए, सबसे पहले किसने बताया था, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। याद रखिए, ब्रह्मगुप्त जो ने सबसे पहले बताया था। ब्रह्मगुप्त क्या थे, ये एक गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्र भी थे, भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपका 2 कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने, देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है चार्ल्स, इसको आप गलती से भी मत कर दीजिएगा, न्यूटन दिमाग में आएगा, चार्ल्स न्यूटन कर दिए, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी आइजैक न्यूटन। याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ पर समझाने वाली बात हो वहाँ पर हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने, देखिए यही क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उलट कर पूछ दिया है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका MPSC में पूछा, 2000 में क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड UDA और LDA में ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। अब देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण की बात किया जा रहा है, तो F = क्या होता है, G होता है m1 m2। अब बाई क्या होता है यहाँ पर, R का स्क्वायर होता है। m1 m2 क्या होता है, ये वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और R क्या होता है, दोनों वस्तु के बीच के दूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा, ठीक है। आइए, आपका जो G दे रखा आपका, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपको पहला ही दे रखा है, यानी ग्रेविटी नहीं होता, यानी राइट आंसर आपका हो जाए, यानी गुरुत्व नहीं होता, यानी गुरुत्व बल क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब, एप्पल की बात हो रहा है, एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या रहेगा, वह गतिमान होगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है। तो जो सेब होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या रहेगा, गतिमान होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि आपको बताना है क्यों नहीं गिरती है, झुका हुआ मीनार क्यों नहीं गिरती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, यानी जो रेखा जो होता है, वह तल के क्या होता है, अंदर रहती है। इसी की वजह से जो पीसा की झुकी हुई जो मीनार है नहीं गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उन लोग को भी फायदा पहुंचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होता है। देखिए आप लोगों को पता है कि एफ जी इक्वल टू क्या होता है, जी m1 होता है, m2 होता है और बाई आर का स्क्वायर होता है। जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और m1 और m2 क्या होता है, दो वस्तु उनके बीच की दूरी r होता है। तो सीधा साहब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि f जो होता है यहाँ पर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुगना दे रखा, तो यहाँ पर आर जब हम क्या करें दुगना कर देते, दुगना करने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी अब जितना उसका 1/4 भाग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो क्या होगा वह घटता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मास में अगर बात करेगा, मास में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि हवा में गिराया जा रहा है, निर्वात में गिराया जा रहा है। तो जनरली इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप निर्वात समझिएगा, क्या रहेगा, आप थोड़ा सा निर्वात समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आंसर MPPSC जो दे रखा है आपका बी दे रखा, मतलब अपरिवर्तित। क्योंकि जब कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहता है, अपरिवर्तित। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, निर्वात की बात किया, यानी वायु प्रतिरोध क्या है यहाँ पर एक तरह से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में साफ साफ लिख दिया, अभी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए आपको कहाँ पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका BPSC में पूछा गया क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कहता है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, देखिए निर्वात लिख दिया यहाँ पर, निर्वात में एक साथ एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब निर्वात कह दिया है, चाहे वस्तु हल्का हो या भारी हो, तीनों एक साथ क्या होंगे, जमीन पर गिरेंगे। लेकिन अगर हवा होता तो जो भारी होगा वो पहले गिरेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि लकड़ी, लोहे व मोम के एक समान आकार के टुकड़े को उसके बाद दे रखा है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए आपका निर्वात नहीं कह रहा, लेकिन निर्वात न भी कहेगा, फिर भी आपको यहाँ पर निर्वात समझना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सभी साथ साथ पहुँचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरह समझिए निर्वात की बात किया जा रहा है, यानी सभी जो है एक साथ क्या होंगे, पृथ्वी पर पहुँचे। निर्वात कहने का मतलब ये हुआ कि वायु का प्रतिरोध, वायु का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 0 माना गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हवा में, देखिए यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हवा में, ठीक है ना, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। अब देखिए हवा की बात कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब हवा की बात कर दिया है तो यहाँ पर जो भारी होगा पहले गिरेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगा, नहीं पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा कहता है कि एक पहले गिरेगी, उसके बाद कह रहा है कि एक पहले गिरी और एक बाद में गिरी। तो पता है कि एक पहले और एक बाद में गिरती है, कंफर्म नहीं है ना कि कौन पहले गिरेगा, मतलब ये तो पता है कि मतलब जो लोहा है वो पहले गिरेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी कह रहा है यहाँ पर देखिए लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। अब देखिए लोहा की जिक्र नहीं किया है, मतलब ये लिखा है कि लकड़ी का गेंद जो है बाद में गिरी, इसका मतलब ये हुआ कि लोहा पहले गिरी होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी होगा। आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है और ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, देखिए क्वेश्चन भारी नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसको आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कहता है
कि दो गेंद है, एक का नाम ए एक का नाम बी है, जिसका एक 10 किलोग्राम का है और दूसरा जो है 1 किलोग्राम का, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है आपको बताने हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ ऊंचाई से गिराने की बात किया जा रहा है। अब यहाँ भी देखिए आपको हवा नहीं दे रखा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर निर्वात समझिएगा। क्या समझिएगा? निर्वात की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा। कहता है भूमि पर ए पहले गिरेगी नहीं, बी पहले गिरेगी नहीं, सी ऑप्शन कहता है कि भूमि पर ए और बी एक साथ पहुँचेगी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा यूपी लोअर सब डिवीजन में क्वेश्चन पूछा गया, 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि कथन कहता है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कथन जो आपका बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण, ये गलत बात है लेकिन कम है ना, लेकिन ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन देखिए, तो सीधा मैं सी पर ही आ जाता हूँ, यानी कथन क्या आपका सही है लेकिन कारण क्या होगा? आपका गलत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 14 कहता है किसी पिंड का भार, अब देखिए किसी पिंड का भार क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी तल पर सभी जगह एक समान होता है नहीं। अगर देखिए मैं ये अर्थ बना दिया है ग्लोब, ठीक है ना, तो आपको पता है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा यानी इक्वेटर बोलते हैं, जिसका लेटीट्यूड कितना होता है? 0 डिग्री, यानी अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अब जैसे विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, उससे वस्तु का भार क्या होता है? बढ़ता है। वस्तु का भार क्यों बढ़ता है? क्योंकि जी का मान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी विषुवत रेखा से जैसे नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब इसी की वजह से क्या होता है? भार भी बढ़ता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है? W क्या होता है? mg होता है। तो जाहिर सी बात है जब जी का मान बढ़ेगा तो W का मान भी बढ़ेगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होता है, ये नहीं होगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है। अब मिनिमम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। और कमेंट में बताइए कि जी का मान जो है, आप लोग बताइए कि जी का मान जो 0 जो है कहाँ पर होता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मानव शरीर का भार होता है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया। ऊपर में क्या था? किसी पिंड का भार पूछा है, लेकिन आंसर आपको उसी तरह से देने हैं। ठीक है ना, तो बोला ना कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आंसर आसानी से दे सकते हैं। मानव शरीर का भार होता है, पहला दे रखा ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका पहला ही आंसर होगा, ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? अब देखिए भूमध्य रेखा की बात करें तो वहाँ पर पिंड का जो वजन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? उस पिंड का वजन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शाता? अब देखिए यहाँ पर दे रखा है विरामावस्था से, तो विरामावस्था का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या होगा? 0। उसके बाद इसका मतलब एस का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एस इक्वल टू सिर्फ क्या मिला हमको? हाफ मिला और GT स्क्वायर मिला। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा आपका, इसका ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक की तरह इस तरह से होगा। बात समझ में आया? ठीक है, कुछ इस तरह से पैराबोलिक टाइप का होगा।
ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, थोड़ा सा और छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया कि एक पिंड जो विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, उसके बाद कहता है अध स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 1/sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2h बाई यहाँ पर जी हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से के साथ गिराई जाती है। एक मीनार की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए जब भी किसी हाइट से गिराया जाएगा ऊपर से किसी वस्तु को, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, या स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला v क्या होता है, u प्लस जी टी। क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ आपका g और t दोनों को मल्टीप्लाई करते। g कितना दे रखा है, g का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 9 यहाँ पर दे रखा है 8, और गुने कितना करना है 3 करना है, तो 8 24, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो एक ही तो दिख रहा है यहाँ पर c, ऐसे गुना कर लीजिए 8 24 और 9 27, 27 से 2 29, यानी 29 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की गिराने की बात होती है तो समझिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। बताइए पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2% से क्या हो जाएगा, बढ़। याद रखिएगा सीधा इसका डायरेक्ट 2% से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो अब देखिए त्वरण जनरली क्या होता है, 9 पॉइंट क्या होता है, 9 पॉइंट कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जी का मान होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होगा, तो जब भी होगा तो इतना से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मीटर में है ना, तो हो जाएगा कितना आपका 980 पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी 980 पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 980, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम दे रखा। ठीक है, और जी का मान दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे कहता है अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जो है g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो। लीजिए आपको तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही भारी है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ नहीं सीधा ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और 100 मारेंगे, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि एम क्या है, यानी कि क्या मास जो होता है ये सभी जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। भार क्या होता है, बदलता रहता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, और ये g की वजह से क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना, लेकिन मास की अगर हम बात करते हैं ये कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर भी उस वस्तु का द्रव्यमान कितना रहेगा, तो 100 kg रहेगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ भार चेंज होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि भारहीनता होती है। बताइए भारहीनता होती है, इसका मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह शून्य की स्थिति में होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी भारहीनता की कंडीशन हुआ कि यानी वेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, बताइए। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होता है, बिल्कुल जीरो यानी जीरो के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है वस्तु का भार, यानी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका यानी मास क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, यानी मास आपका चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2000 मेंस में 2012 के मेंस में पूछा गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 कहता है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। केंद्रभिमुखी बल, याद है केंद्रभिमुखी बल के कारण ऐसा करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किससे। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा एक गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, उसके बाद दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताने इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही जो दे रखा आपका गुरुत्व जो होता है चारों में सबसे प्रबल होता है, ये गलत है। गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है चारों आधारभूत बलों में गुरुत्व बल सबसे क्या होता है, क्षीण होता है, यानी सबसे क्या होता है, कम होता है। जबकि प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल जो होता है समस्त मूलभूत बलों में क्या होता है, प्रबल होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पूछ रहा है कि सही कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति में ऊपर जा रही। देखिए त्वरित गति है, कहीं कहीं लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर समान वेग में ऊपर जाती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब लिफ्ट जो त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेटेड के साथ जब ऊपर जाती है तब क्या होता है, लिफ्ट में बैठा हुआ जो इंसान होता है उसका भार जो है थोड़ा सा अधिक मालूम पड़ता है। लेकिन इसी में क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि वो कम पड़ेगा, जब वह त्वरित गति के साथ जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें बैठा हुआ इंसान जो है थोड़ा सा हल्का फील करता है। ये दोनों केस जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड बताना है, बताइए। बिल्कुल लीजिए किस पर निर्भर करती है, तो जाहिर सी बात है आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आपको पता भी होगा कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, यानी 2 पाई होता है, रूट अंडर क्या होता है, एल बाई क्या होता है, जी होता है, और टी जो होता है उसके लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। अब लेंथ जितना बढ़ेगा टाइम पीरियड क्या होगा उतना ही उसी हिसाब से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि लोलक घड़ी
गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गर्मियों में सुस्त हो जाती है तो ठंडे में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो आपको बताना है क्यों, कि इसका रीज़न बताना है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो, देखिए गर्मी में सुस्त होने का वजह है कि जो लोलक की जो उसमें जो लेंथ होता है ना घड़ी, उसका क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, ये एल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है टाइम पीरियड बढ़ जाता है और घड़ी क्या होता है गर्मी में सुस्त हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आवर्तकाल घटने का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब लेंथ घटेगा तो जाहिर सी बात है आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि एक समान दोलक का दोलन चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा। कहता है कि जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट की तरफ। चलिए उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। चलिए दूसरा कहता है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है। तो भी स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होती है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उसके बाद चौथा कहता है कि समान दोलन का दोलन आयाम जो है समय के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाता है। हाँ सही बात है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 जो आपका सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर आपका 1, 2, 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। आपको बताना है कि पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है। अभी सुस्त वाली बात था, अब तेज गति से चल सकती है। आपको बताना है किस ऋतु में चल सकती है। तो यहाँ पर 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, देखिए अभी पता है आपको कि टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई और एल बाई क्या होता है, जी होता है। तो यहाँ पर एल क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, यानी शीतकाल में घड़ी तेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्तकाल घट जाता है। तो आवर्तकाल घटने का मतलब ये हुआ कि जो लेंथ जो होता है ना, लेंथ जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आवर्तकाल भी घट जाता है। तो याद रखिएगा शीतकाल में क्या होता है, घड़ी तेज हो जाता है और ग्रीष्म काल में घड़ी क्या हो जाता है, सुस्त हो जाती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लान वेग किसको कहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरे। क्योंकि अगर हम अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि अगर प्लान वेग के साथ हम फेंकेंगे तो प्लान वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इस वेग से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। मिनिमम है, इससे ज़्यादा से फेंकेगा तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, लेकिन मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इस स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 11.2 से कम होगा तो वह क्या हो जाएगा, वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। यहाँ पर दे रखा है क्या, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वह पुनः यहाँ आ जाएगा, तो वह वापस पृथ्वी पर ही आ गिरेगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, बताइए।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से क्या होता है? कम होता है। इसी की वजह से क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चंद्रमा का पलायन वेग की अगर बात करते हैं तो कितना होता है? 2 दशमलव कहीं 3 या 4 लिखता है, तो 2 दशमलव यहाँ पर 3 याद रखें। इतना किलोमीटर पर सेकंड होता है किसका? चंद्रमा का पलायन वेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39। यहाँ पर देखिए आपको कथन निष्कर्ष क्वेश्चन दे रखा है। कथन कहता है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, और कारण दे रखा है कि ज्वाला अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ही जो दे रखा है आपका कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल ये सही है कि उत्पन्न नहीं होती है। कारण दे रखा ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो ये भी कारण भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर आपका पहला ही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। देखिए भारहीनता की अवस्था में पूछा जा रहा है कि एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी गोलाकार। याद रखिएगा गोलाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हो जो ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग को बेहद पसंद आएगा, और जो फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर। देखिए इस तरह का वीडियो डेली आप लोग के लिए आता रहेगा, जो रिवीजन सेशन है, और ये टॉपिक बाय एक तरह का क्या आप लोग के लिए रिवीजन है। तो सभी लोग इसको देख सकते हैं जो बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।